तो चलिए, और IIT एडवांस में है नहीं, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि इस कारण से बेटा मैं ना मैं हो सकता है किसी चीज़ के डेप्थ में बहुत ज़्यादा ना जाऊँ और कई बार मैं सीधा फॉर्मूला भी बता दूँ। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इतने थ्योरेटिकल चैप्टर को भी मैं बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही प्यार से सारा का सारा समझा दूँ। बट फिर भी मान लो कभी किसी जगह में अगर डेप्थ में ना जाऊँ तो समझ जाना कि सर की लिमिटेशंस हैं इसके अंदर, कि डेप्थ में जाने का ज़रूर कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए सर नहीं जा रहे होंगे। IIT एडवांस में होता तो बेटा ऑफ कोर्स डेप्थ में जाता जाता, लेकिन ऐसा हो सकता है मैं किसी पॉइंट पे ऐसा बोल दूँ बेटा इसको तो याद ही कर लो, तो कर लेना, फिर तो नंबर से मतलब है, नंबर तो अपने आ ही जाएंगे। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ना आप लोगों को सारा का सारा ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ये भी सारा का सारा बिल्कुल लॉजिकल वे के अंदर सारा का सारा आपको समझ में आए। बट फिर भी है ना ध्यान रखना इस बात का कि ना आप लोग मैं किसी किसी पॉइंट पर ऐसा बोल सकता हूँ कि बेटा इसको तो याद कर लो, आपका काम बन जाएगा। सबसे पहले बेटा हेडिंग डालिएगा। नेक्स्ट, सबसे पहले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। बेटा हाइड्रोजन लाइक एटम उसे बोलते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता ही है, He+ भी जो है वो भी अपने आप में एक हाइड्रोजन लाइक एटम ही है। He+ मतलब बेटा He में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, He+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। Li+2 वगैरह वगैरह ऐसे बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। सारे सारे हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं। इनकी क्या कहानी है बेटा सुनिएगा। इनमें आप जानते हो बेटा बीचों बीच तो आपका न्यूक्लियस होगा और चारों तरफ बेटा उसके आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। बीचों बीच बेटा आपका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के पास कुछ ना कुछ चार्ज होगा बेटा Ze इज बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बेटा सॉरी Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक प्रोटॉन के पास चार्ज अगर E है तो ऑफकोर्स Z प्रोटॉन्स के पास चार्ज आपका Ze है। इसके चारों तरफ लेट से बेटा आपका कोई इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है। ये बेटा किसी nth ऑर्बिटल में चक्कर काट रहा है। n की बेटा वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ऐसे ऑर्बिटल्स के अंदर चक्कर काट रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से अगर चक्कर काट रहा है तो इस पूरे के पूरे सिस्टम में ऐसे कोई ना कोई करंट है। अगर इलेक्ट्रॉन यूँ जा रहा है तो ऑफकोर्स बेटा करंट ऐसे है, और अगर करंट ऐसे है, सुनना इस बात को, न्यूक्लियस तो आपका रेस्ट पे है, पॉजिटिव चार्ज तो आपका रेस्ट पे है, तो उसका तो कोई मैग्नेटिक डायपोलमेंट है नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर आपका इस तरह से मूव कर रहा है इसका मतलब सिस्टम में इसके कारण कोई ना कोई करंट है ऐसे, और इसके कारण अगर कोई ना कोई करंट है अगर ऐसे, तो उसका मैग्नेटिक डायपोलमेंट आएगा अंदर की तरफ। उस मैग्नेटिक डायपोलमेंट को मैं एक बार के लिए M लिख देता हूँ। मैं उस M को डायरेक्ट लिख सकता हूँ। सर उस M को आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो बेटा? इस M को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ E/2m × L। बेटा मेरे ख्याल से याद आ गया होगा कि हमारे पास मैग्नेटिक डायपोलमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशियो आया करता था चार्ज अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा E 2 टाइम्स मास, M इज बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑफ कोर्स M इज इक्वल्स टू E/2। सर एंगुलर मोमेंटम बेटा पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं है, बट एक बोर्स क्वांटाइजेशन रूल है, वो ये कहता है कि इस प्रोटॉन के अबाउट या फिर न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होता है, एंड इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। वो इंटीजर इस बात पर डिपेंड करता है कि ये n=1 में घूम रहा है, 2 में घूम रहा है, 3 में घूम रहा है, एंड दिस एंगुलर मोमेंटम कैन ऑलवेज बी रिटन एज nh/2π, वेयर n इज बड़ा आपका एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल लेवल। n=1 जो है वो आपका बेटा क्या कहते हैं उसे, ग्राउंड स्टेट, n=2 आपका फर्स्ट एक्सेलरेटेड स्टेट, n=3 आपका सेकंड एक्सेलरेटेड स्टेट, वगैरह वगैरह ऐसे अपने हल्के फुल्के केमिस्ट्री के अंदर पढ़ भी रखे होंगे। तो कुल मिलाकर बेटा मेरे पास मैग्नेटिक डायपोलमेंट की वैल्यू आ गई है बेटा, कितनी वैल्यू आ गई है? दैट इज ENH/4π। It is known as orbital magnetic dipole moment। बेटा ये एक तरह से हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोलमेंट है। बेटा ऑर्बिटल शब्द ने क्यों यूज़ किया? बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो अपनी ऑर्बिट है उसमें घूमने के कारण जो डायपोलमेंट आया है
वो है। n की वैल्यू 1 रखोगे तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में घूम रहा है तो n इक्वल टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में घूम रहा है तो n इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। इस तरह से लगातार हम कह सकते हैं सारी की सारी बातें। आई होप बेटा ये सारी की सारी बात समझ आ गई, यहाँ तक सारा का सारा मामला याद हो गया। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा बेटा, सुनना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर न्यूक्लियस फिक्स है और उसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ऑफ कोर्स पूरे के पूरे सर्किट के अंदर इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ करंट है, अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई करंट है। ये मैंने करंट भी आपको लिखना सिखा रखा है, कितना चार्ज पास हो रहा है डिवाइड बाय कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है तो करंट ऐसे है। अगर करंट इस तरह से है बट अगर करंट इस तरह से तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो है नीचे की तरफ। यही नहीं, मैं एक बात और बोलूंगा कि अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी आएंगी। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरह से आएंगी कि नीचे जाके ऐसे ऊपर आएंगी। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस विल बी लाइक दिस, ऐसे नीचे जाके ऐसे ऊपर आएंगे, नीचे जाकर ऐसे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी ऑर्बिटल के अंदर घूम रहा है, इस कारण से ये अपने आस पड़ोस के रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह क्रिएट कर सकता है। और इवन अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड आस पड़ोस के रीजन में है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से ये ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन जो है ये रेस्पॉन्ड कर सकता है। सो आई जस्ट वांट टू से इज दैट कि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है दे कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड एंड दे कैन रेस्पॉन्ड टू मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे आर मूविंग, दे आर नॉट स्टेशनरी। हाँ, प्रोटॉन्स जो है वो ऑफकोर्स आपके स्टेशनरी हैं। तो आप एक छोटी सी बात लिख सकते हो बेटा, छोटी सी बात मेरे पास बेटा ये है कि इन एन एटम orbiting electrons can create magnetic field and can respond to some एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आस पड़ोस में अगर कोई और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको ये इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। चलिए बेटा इस बात को आप लिख भी लेना। आगे चलिए बेटा, मैं एक बात और बोलूंगा बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से ऑर्बिटल में घूम रहे हैं, अच्छी बात है, और उनके कारण जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो भी बहुत ही अच्छा खासा है, बढ़िया बात है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हो सकता है कि आपने बेटा केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा भी हो, आई डोंट नो, हो सकता है कि बेटा आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी एक्सिस के अबाउट, खुद की एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे तो घूम ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी एक्सिस के अबाउट भी इस तरह से घूम रहे हो। तो अपनी ही एक्सिस पर घूमने के कारण भी उनके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ सकता है, और उसे हम बोल सकते हैं इसका एक तरह से स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। उसे हम बोलते हैं बेटा क्या, स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रोटेट अबाउट एन एक्सिस passing through themselves and again बेटा अगर इलेक्ट्रॉन्स अपनी ही एक्सिस के बाद अगर घूमेंगे तो उनके पास कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा। देन एंड they will have a spin डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट की जो बड़ा वैल्यू है बड़ा वो आएगी 9.285 × 10⁻⁻⁴ जूल
पर टेस्ला। बेटा जूल पर टेस्ला या फिर एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर एज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। हालांकि ये वाला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इतना ज़्यादा यूज़फुल है नहीं, इसलिए क्योंकि ये इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और हो सकता है केमिस्ट्री वगैरह में फिर भी काम आ जाए कि हाँ इलेक्ट्रॉन जो वो क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, फिर उनका एंगुलर मोमेंटम के कारण ये क्या कहते हैं बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वगैरह हैं, तो हो सकता है केमिस्ट्री वगैरह में कहने के काम आए। हमारे लिए ये जो स्पिन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये हमारे इतना ज़्यादा काम का फिजिक्स में नहीं है। हमारे लिए तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन का घूमना है वही हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में, 2 में, 3 में, 4 में अगर घूम रहा होगा तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होंगे। n इक्वल टू 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, हर जगह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होंगे वो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी बेटा वैसे वैसे लगातार बढ़ते जाएंगे। n की वैल्यू 1 अगर मैं रखूँ, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँ तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो आएगा बेटा दैट विल बी रखना, दैट इज EH अपॉन 4πm। बेटा E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे हम बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। बेटा हम बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। अगर मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 में घूम रहा है तो वहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा वो ऑफ कोर्स 2 टाइम्स दिस होगा, क्योंकि बेटा आप n को 2 रख दोगे। अगर आपका इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 में घूम रहा होगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा बेटा n को जैसे 3 रखेंगे इट विल बी 3 टाइम्स बोर मैग्नेट्रॉन। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूमना है उसके कारण जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया वही हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है। अपनी ही एक्सिस के अबाउट जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके कारण जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया है याद करना चाहो तो याद रख सकते हो बेटा, दैट इज 9.285 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। लेकिन इतना ज़्यादा इसका कोई तगड़ा यूज़ नहीं है, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से इससे आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज हेडिंग लिखिए बेटा, that is diamagnetic substances। बड़ा किन सब्सटेंसेस को हम लोग डायमैग्नेटिक कहेंगे सुनिएगा। मान लीजिए बेटा आपके पास ये कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के अंदर बेटा ऑफ कोर्स बहुत सारे हजारों करोड़ों अरबों खरबों एटम्स हैं। ऐसे बेटा खूब सारे एटम्स हैं, इस तरह से खूब सारे एटम्स हैं। हर जो एटम है, हर एक जो एटम है उस एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0 है। इस एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0, इस एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी 0, इस एटम का 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 भी 0 और इस एटम का भी 0। हर सब्सटेंस, इस पूरे के पूरे सब्सटेंस के जितने एटम हैं उन सारे के सारे एटम्स का जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो 0 है। सर 0 कैसे हो गया? अभी तो आपने सिखाया था कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो होगा ही होगा, करंट जाएगा तो उसके कारण कुछ ना कुछ, इलेक्ट्रॉन्स अगर यूं रोटेट करेंगे तो करंट ऐसे आएगा, करंट आएगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा। लेकिन आप जानते बड़ा इस बात को कि पूरे के पूरे एटम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी होंगे, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे होंगे। अलग अलग प्लेन के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनके कारण अलग अलग प्लेन के अंदर करंट्स होंगे, अलग अलग प्लेन के अंदर करंट्स होंगे तो अलग अलग प्लेन के अंदर आपके उनके इंडिविजुअल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स होंगे। और अगर अलग अलग प्लेन के अंदर इस तरह से इंडिविजुअल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स होंगे तो उन सबका जो नेट वेक्टर सम है वो आपका 0 आएगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि इस एटम के अंदर जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन है उसका तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ रहा है, लेकिन ऐसा एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, ऐसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके जो छोटे छोटे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स आए ये सारे के सारे वेक्टरली ऐड होकर जो रिजल्ट है, जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है पूरे के पूरे एटम का, वो 0 क्रिएट कर देते हैं। तो इसमें हर इंडिविजुअल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0 है। जब हर एटम का ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0 है तो ऑफ कोर्स इस पूरे के पूरे सब्सटेंस का भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो 0 आएगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि पूरे के पूरे सब्सटेंस का
जो नेट मैग्नेटिक डायपोलमेंट है बेटा वो आपका 0 आएगा। अगर हर एक एटम के पास किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक डायपोलमेंट है ही नहीं, इट मींस दैट नन ऑफ देम इज बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट। सो ऑब्वियस बात है कि आस पड़ोस के रीजन के अंदर किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट नहीं होगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी आप मान सकते हो, या फिर बेटा उसके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ऐसी मान सकते हो, उनके इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ऐसा मान सकते हो कि उनके इंडिविजुअल मैग्नेटिक डायपोलमेंट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं और किसी भी एटम के पास कोई नेट मैग्नेटिक डायपोलमेंट नहीं आता। जब एक एक एटम के पास अगर मैग्नेटिक डायपोलमेंट अगर 0 है तो ऑफकोर्स पूरे सब्सटेंस के पास भी तो मैग्नेटिक डायपोलमेंट 0 है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस each atom individually have no magnetic dipole moment। किसी भी एटम के पास, अकेले एटम के पास बेटा किसी प्रकार का मैग्नेटिक डायपोलमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये वाली बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। अच्छा, मैग्नेटिक डायपोलमेंट सब्सटेंस होते कौन से बेटा? इसके खूब सारे एग्जाम्पल हैं बेटा। इसका एग्जाम्पल है आपका नमक, प्योर वाटर। बेटा इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, कॉपर, जिंक, बिस्मथ, मेरे ख्याल से बेटा सिल्वर, गोल्ड, ये भी शायद इसके एग्जांपल्स होने चाहिए। ये सारे के सारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस किनको कहेंगे? सुनना बेटा, ये दो प्राइम वर्ड्स हमारे लिए। कौन से? आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये मान लीजिए आपके पास कोई ना कोई सब्सटेंस है, खूब सारे एटम्स हैं, हर एटम के पास इंडिविजुअल मैग्नेटिक डायपोलमेंट है। किसी एटम के पास मैग्नेटिक डायपोलमेंट इधर है, किसी के पास 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 इधर है। हर एटम के पास इंडिविजुअल मैग्नेटिक डायपोलमेंट है। तो आप कह सकते हो कि एवरी एटम हैज सम मैग्नेटिक डायपोलमेंट विच इज नॉन जीरो। तो बेसिक फर्क आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ये हो गया कि इसमें इंडिविजुअल एटम के पास मैग्नेटिक डायपोलमेंट नहीं है, इसमें इंडिविजुअल एटम के पास मैग्नेटिक डायपोलमेंट है। लेकिन यहां पर सारे के सारे जो मैग्नेटिक, ये एटम है बेटा अपने आप में, ये एक एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है। ऐसे कोई बेटा 10 एटम थोड़ी हैं, हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों एटम्स हैं, खूब सारे एटम्स हैं। और उनके मैग्नेटिक डायपोलमेंट जो है वो किसी का ऐसे, 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 हर डायरेक्शन के अंदर उनके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स हैं। ईच एटम हैज सम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कौन? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। तो आप कह सकते हो इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ईच एटम हैज सम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अच्छी बात है बेटा, लेकिन मजे की बात है कि ऐसा कोई एक एटम थोड़ी है, ऐसे तो हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों एटम पड़े हैं और वो सारे के सारे हर रैंडम डायरेक्शन के अंदर उनका डायपोलमेंट अलाइंड है विदाउट गिविंग प्रेफरेंस टू एनी डायरेक्शन। अब जब मैंने ऐसा बोल दिया कि विदाउट गिविंग प्रेफरेंस टू एनी डायरेक्शन, तो ऑब्वियस बात है कि हजार अगर मान लीजिए एटम के पास मैग्नेटिक डायपोलमेंट इधर की तरफ है, तो हजार एटम ऐसे भी होंगे जिनके पास मैग्नेटिक डायपोलमेंट इधर होगी। एंड मैग्नेटिक डायपोलमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं जोड़ूंगा तो नेट क्या आ जाएगी? 0। अगर विदाउट गिविंग प्रेफरेंस अगर सारे के सारे मैग्नेटिक डायपोलमेंट अलाइंड है, तो इस बात का सीधा सीधा अर्थ यह है कि 5000 मैग्नेटिक, लेट्स से फॉर एग्जांपल 5000 एटम्स के पास इस तरह से मैग्नेटिक डायपोलमेंट है, तो ऑब्वियस बात है 5000 के पास ऐसे भी होनी चाहिए। तो नेट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है बेटा जी,
पूरे सब्सटेंस के पास जो नेट मैग्नेटिक डायपोलमेंट है वो तो आपके पास 0 आएगा। यही नहीं, आस पड़ोस के रीजन के अंदर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा वो भी 0 आएगी। सर 0 क्या आएगी? इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है, इसके कारण 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 है। एवरी एटम इज बिहेविंग लाइक ए बार मैग्नेट। Every atom has some dipole, so of course every atom is behaving like a bar magnet। हर एक एटम बार मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है, लेकिन उसका डायपोलमेंट जिस तरफ है कोई ना कोई दूसरा एटम होगा जिसके पास एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट डायपोलमेंट होगी वो सारे कैंसिल आउट कर देंगे और आस पड़ोस के रीजन में अब भी किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। सर इसके कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो? हाँ बेटा दे सकता हूँ। बेटा टाइटेनियम एक एग्जाम्पल है, FeO बड़ा एग्जाम्पल है, जो अपनी ऑक्सीजन गैस है बड़ा वो भी इसी का एग्जाम्पल है, और बड़ा मेरे ख्याल से जिंक भी हो सकता है। ठीक है, ये बड़ा इसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। सॉरी बेटा जिंक तो मैंने यहां लिख रखा है, जिंक नहीं है, जिंक नहीं बेटा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। जिंक तो बेटा आपका डायमैग्नेटिक। अरे याद नहीं कर रहे बेटा, ऐसा नहीं कि आप याद करने बैठ जाओगे सर कौन से डायमैग्नेटिक है, कौन से पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, याद नहीं करने हैं। ठीक है, ये बेटा ठीक है, मुझे हल्के फुल्के याद है तो मैंने थोड़े एग्जांपल्स लिख दिए। ठीक है, आगे चलते। चलिए बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं, दैट इज हेडिंग लिखिए बेटा, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। ये बड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर पूरा का पूरा एक चैप्टर बेस्ड है, दैट इज नोन एज EMI। लेकिन EMI मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, बाकी ऑफ कोर्स इसको हम और डिटेल में बाद में आगे जाके पढ़ेंगे। सुनना बेटा, आपके पास लेट से ये कोई कंडक्टिंग वायर है, ये आपके पास लेट से प्यारे बच्चों कोई कंडक्टिंग वायर है। इस कंडक्टिंग वायर के पास में शुरुआत में किसी प्रकार की कोई बार मैग्नेट वगैरह नहीं थी, फिर मैंने इसके पास में कोई बार मैग्नेट रख दी। जैसे ही मैंने बार मैग्नेट रख दी, सुनना बेटा, उस बार मैग्नेट का लेट से बड़ा नॉर्थ पोल यहां पर और साउथ पोल यहां पर, इस नॉर्थ पोल के कारण पूरे के पूरे रीजन के अंदर ऐसे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी और इस बार मैग्नेट में से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा। सॉरी बेटा, इस लूप में से कोई ना कोई मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा। अब फैराडेज लॉ ये कहता है कि ये जो लूप है ये हमेशा कोशिश करेगा कि इसमें फ्लक्स का जो चेंज है वो ना हो, इसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसका चेंज ना हो, हमेशा उस चेंज को अपोज करेगा। फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करेगा, घट रहा होगा तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो मैं एक बार इस बात को लिख भी दूं, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कहता है बेटा, मैं हल्के शब्दों में लिख दूं, हालांकि एग्जैक्ट शब्द तो बेटा ऑफ कोर्स हम बाद में जाके यूज करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इफ magnetic flux passing through a conducting loop is changed, comma, then loop tries to avoid any change in मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर किसी भी प्रकार का जो चेंज है उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। अब कैसे करेगा, सुनना इस बात को बेटा। पहले यहां पर मैग्नेट नहीं थी, इस कंडक्टिंग लूप के पास में जैसे ही मैग्नेट लेके आया वैसे ही इस लूप में से गुजरने वाला ऐसे फ्लक्स बढ़ गया। पहले फ्लक्स नहीं था, अब बढ़ गया। तो फ्लक्स अगर बढ़ गया तो अब कोशिश होगी उस फ्लक्स को घटाने की। क्यों सर बेटा, ये तो कह रहा हूं मैं आपको बात कि फ्लक्स पहले नहीं था, आपने बढ़ा दिया, तो लूप क्या कोशिश करेगा, हमेशा उस फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। अब घटाने की कैसे कोशिश कर सकता है,
इसमें से इधर से गुजरने वाले फ्लक्स को घटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि इस लूप में से करंट बहने लग जाए, और लूप में से करंट बहने लग जाए ऐसे, क्योंकि अगर लूप में से करंट अगर यूं बहने लग गया तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी यूं, और उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी यूं, तो वो ऑब्वियस बात है कि इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को घटा देगा, क्योंकि बेटा नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे, इस लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे, तो कुल मिलाकर मैग्नेटिक फील्ड घट गई, और अगर मैग्नेटिक फील्ड घट गई तो इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स तो घट गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ा। लूप हमेशा क्या चाहेगा कि उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज ना हो। आपने जैसे ही फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगी, वो कोशिश करेगा उस फ्लक्स को घटाने की। घटाने के लिए क्या करेगा कि वो खुद एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये आपकी एक तरीके से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड घट गई तो बड़ा फ्लक्स भी तो घट गया। एक बात का और गौर करना बेटा, ये लूप के अंदर इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट करने के लिए लूप में से करंट गया है ऐसे, और अगर करंट गया है लूप में से ऐसे, तो करंट विल बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट, बिकॉज ए लूप इन विच देयर इज ए करंट, वी नो दैट कि इट विल बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट हुज नॉर्थ पोल विल बी लाइक दिस एंड साउथ पोल विल बी लाइक दिस। ये हमारी जो बार मैग्नेट है, ये हमारा जो करंट कैरिंग वायर है एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर लेगा, जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ और साउथ पोल इस तरफ। ये नॉर्थ पोल बेटा एक दूसरे को क्या करेंगे? रेपेल। ये नॉर्थ पोल एक दूसरे क्या करेंगे? रेपेल। तो हमारा जो करंट कैरिंग हमारा जो वायर था, कंडक्टिंग वायर, उसमें करंट बहने लग जाएगा, और वो जो करंट बहने लग जाएगा वो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा कि इस बार मैग्नेट को धक्का देगा। जो बार मैग्नेट पर धक्का लेफ्ट लगेगा वही हमारे इस लूप पर राइट लगेगा। कुल मिलाकर ये जो धक्का लगेगा इसके कारण वापस से दोनों जने दूर जाएंगे, और वापस से दोनों जने अगर दूर जाएंगे तो इसके अंदर से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो फ्लक्स घटेगा। अरे वही तो हम चाहते थे। फ्लक्स बढ़ा तो फैराडेज लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स को घटाओ, और फ्लक्स को घटाने के लिए इसने खुद ने करंट प्रोड्यूस किया इस तरफ, करंट प्रोड्यूस किया इस तरफ, तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गए। नॉर्थ पोल इस तरफ, साउथ पोल इस तरफ, ये नॉर्थ एक दूसरे को रेपेल करने लग गए, दूर जाते गए। जितना दूर जाते गए बेटा फ्लक्स वैसे वैसे लगातार घटता गया, और यही तो हम अल्टीमेटली चाहते थे। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। हालांकि हम इसको डिटेल में अलग से पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, अलग चैप्टर में, इस चैप्टर में अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर है EMI नाम से, सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। अभी तो बेटा सिर्फ और सिर्फ हमारा जो काम है ना वो तो इतने से ही चल जाएगा। आई होप बेटा इतनी बात दिमाग में बैठा सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हेडिंग लिखिए बेटा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दूंगा तो क्या होगा? चलो बच्चों इस बात को अपन डिस्कस करते हैं। आराम से, इत्मीनान से बेटा डिस्कस करना। सुनिएगा, आपके पास इस तरह से बेटा कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके अंदर इस तरह से बेटा कुछ ना कुछ एटम्स हैं। एज वी नो दैट कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो इंडिविजुअल एटम्स हैं उनके पास किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक डायपोलमेंट नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास में एक मैग्नेट ले आया बेटा। इसके पास में मैं एक मैग्नेट ले आया ऐसी मैग्नेट लिया जिसका नॉर्थ पोल यहां पर और साउथ पोल यहां पर। पहले मैग्नेट नहीं थी, अब ले आया। मैग्नेट लाते ही इस रीजन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई ऐसे। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बी एक्सटर्नल। बेटा सुनना आराम से, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हालांकि मैं सारी चीजें याद करा सकता था, मैं कुछ याद नहीं करा रहा, मैं सब फील करा सकता हूं। सुनना बेटा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ गई। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आई, इसके अंदर जितने भी आपके एटम्स थे बेटा, जितने भी एटम्स थे, पहले उनके पास किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक डायपोलमेंट नहीं था। क्यों नहीं था तुम कारण जानते हो? ऐसे नहीं कि उनके इलेक्ट्रॉन्स घूम नहीं रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे, लेकिन उन सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे थे उनके सारे के सारे मैग्नेटिक डायपोलमेंट्स कैंसिल आउट हो रहे थे, और नेट मैग्नेटिक डायपोलमेंट किसी एटम पे आपका 0 आ गया था। जैसे ही, ध्यान से देखो, पहले इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, अब मैग्नेटिक फील्ड आ गई,
तो जो इंडिविजुअल एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और उनके कारण जो करंट है, अब उसके बारे में जरा सोचो। पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी और अब मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो फैराडेज लॉ हमें कहता है कि पहले मैग्नेटिक फील्ड थी और अब, सॉरी बेटा, पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी और अब मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, वो जो एटम के चारों तरफ घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका मोशन इस तरह से एल्टर होगा, इस तरह से चेंज होगा कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को अपोज करेंगे। पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, अब मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। तो फैराडेज लॉ कहेगा कि फ्लक्स इस रीजन के अंदर बढ़ गया, और फ्लक्स अगर बढ़ गया तो हम फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेंगे, और फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेंगे तो उसके एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मोशन इस तरह से एल्टर होगा कि वो इस तरफ जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में खुद की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देंगे, और खुद की मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ क्रिएट करने के लिए वो उसके अंदर एक मैग्नेटिक डायपोलमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक डायपोलमेंट। अब तक कैंसिल थे, अब तक तो कैंसिल थे, सारे के सारे मैग्नेट डायपोलमेंट कैंसिल होकर हर इंडिविजुअल एटम का मैग्नेट डायपोलमेंट जीरो आ रहा था। लेकिन क्यों जीरो आ रहा था? इलेक्ट्रॉन्स का बड़ा मोशन ही इस तरह से था कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेट डायपोलमेंट को कैंसिल कर रहा था और नेट आपका जीरो आ रहा था। लेकिन जैसे मैंने आस पड़ोस में दूसरी मैग्नेट रखी बेटा, वैसे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन अब अल्टर हो गया, चेंज हो गया, और वो इस तरह से चेंज हुआ कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने को कम करेंगे। बढ़ने को कम कैसे कर सकते हैं? खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करें इस तरफ, और वो सारे के सारे इस तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना चाहेंगे तो उनके अंदर एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। वो मैग्नेटिक डायपोलमेंट कैसे आएगा बेटा? मैग्नेटिक डायपोलमेंट ऐसे आएगा जब उनके अंदर एक लोकलाइज्ड करंट आ जाएगा। बेटा क्या आ जाएगा? लोकलाइज्ड करंट आ जाएगा। यूं 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 करंट बहने लग जाएगा, ऐसे ऐसे बेटा करंट बहने लग जाएगा, और ऐसे ऐसे करंट बहने लग जाएगा तो उसके कारण इस तरफ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा तो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अगेन दूसरा वाला जो एटम है उसके अंदर भी अब तक, जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तब तक आपके मैग्नेटिक डायपोलमेंट अलग अलग इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट होते थे। अब कैंसिल आउट नहीं होंगे, बल्कि अब इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर एक लोकलाइज्ड करंट आ जाएगा। बिल्कुल वैसा ही करंट जैसा इस तार में आ गया था। इस तार में शुरुआत में करंट नहीं था, जैसे ही आपने बाहर मैग्नेट रखी इसमें करंट आने लग गया, जैसे इसमें करंट आने लग गया बेटा वैसे ही इन एटम्स के अंदर होने लग गया। इन एटम्स में पहले तो सारे सारे करंट वगैरह कैंसिल हो रहे थे, पहले तो सारे के सारे मैग्नेटिक डायपोलमेंट कैंसिल हो रहे थे, पहले तो सारे सारे मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो रहे थे। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आ गई, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ लोकलाइज्ड करंट आ गया। वो जो लोकलाइज्ड करंट आ गया उसके कारण मैग्नेटिक डायपोलमेंट आ गई है इस तरफ, बड़ा मैग्नेटिक फील्ड आ गई है इस तरफ। इस तरह से लोकलाइज्ड करंट आ गया, उसके कारण मैग्नेटिक डायपोलमेंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। इस तरह से बेटा लोकलाइज्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, मैग्नेटिक डायपोलमेंट इस तरफ। मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चे इस बात को समझ गए, समझ गए। और इस कारण से इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? अंदर एक तरह का इन सारे के सारे एटम्स में एक लोकलाइज्ड करंट आ गया, छोटे छोटे लूप्स में ऐसे करंट आ गए। इस लोकलाइज्ड करंट के कारण मैग्नेटिक डायपोलमेंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आई है बेटा, मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड कह रहा हूं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, और ये जो छोटे छोटे एटम्स ने जो पंगे लिए उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सेम नहीं है बेटा, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियस बात है कि इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड घट गई है। यही तो हमारा एम था, यही तो फैराडेज लॉ चाहता था बेटा, ये तो फैराडेज लॉ चाहता था। अब सुनना बेटा, ये सारे के सारे जो बार मैग्नेट है, अच्छा मेरी बात सुनना, ये सारे के सारे जो आपके एटम्स हैं इनके अंदर जो लोकलाइज करंट है उसकी बात करता हूँ। इसमें करंट आया ऐसे बेटा, अगर करंट आएगा ऐसे, मैग्नेटिक डायपोलमेंट आएगा ऐसे, मैग्नेटिक डायपोलमेंट आएगा ऐसे, तो ये हमारा एटम जो है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ, साउथ पोल इस तरफ। ऐसे छोटे 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स मान सकते हो। हर एक का नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर। कुल मिलाकर एक तरह से ये बड़ी बार मैग्नेट टाइप बन गई है, जिसका नॉर्थ इधर और साउथ इधर। ये जो नॉर्थ होगा इस नॉर्थ को बेटा क्या करेगा? रेपेल। ये जो नॉर्थ होगा बेटा इस नॉर्थ को क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों? रेपेल।
ये इस तरह से एक दूसरे को रेपेल करेंगे। तो इसका मतलब जैसे ही मैं किसी बार मैग्नेट को किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के नजदीक लेके आता हूं, भले ही वो आपका जिंक हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, वाटर हो, बड़ा नमक हो, तो इनके बीच में जो फोर्स आएगा वो एट्रैक्टिव नहीं आएगा बड़ा, वो क्या आएगा, रिपल्सिव आएगा। तो मेरे पास यहां पर 2-3 खास बातें आई हैं, वो मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी ऑब्जर्व कर लिया होगा। एक तो हमारे इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है बड़ा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कम आ रही है। एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आई है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बहुत बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी ये है, और इसने अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो उसको हल्का सा कम कर दिया है। तो मैं 2-3 बातें बेटा आपके सामने लिख रहा हूं, सुनना बेटा। सबसे पहली बात, इनसाइड diamagnetic substance there will be some induced मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, मैं क्लियर कर दूं इस बात को, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगी, पहली बात। ये जो फेराडेज इफेक्ट है ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है, बहुत ही हल्का इफेक्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इफेक्ट होता है। इस कारण से हमारा ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू जो है ना वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सामने बेटा थोड़ी सी कम होती है। अंदर आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई है बेटा, ऑफ कोर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड राइट है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बड़ी है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड छोटी है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अब भी इसी तरफ है। और वो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कोई बच्चा कहेगा तो मैं बोल दूंगा बेटा, इट इज वेरी इजी, दैट इज बी एक्सटर्नल माइनस ऑफ कोर्स बी इंड्यूस्ड। हाँ, ये जरूर है कि आपके पास अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेटा आपने जितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी उससे कम है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारे जो कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड को अवॉइड करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को रेपेल करते हैं। तो अब एक पॉइंट लिखना चाहो तो बेटा लिख सकते हो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस रेपेल मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड को रेपेल करेंगे। यही नहीं, अगर मैं किसी बार मैग्नेट को अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास अगर लेके आता हूं तो दोनों एक दूसरे को रेपेल करते हैं। हालांकि ये वाला फोर्स कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, मतलब अगर मैं जिंक के पास में बार मैग्नेट लेके आऊंगा तो बार मैग्नेट जिंक को और जिंक बार मैग्नेट को रेपेल करेंगे। ये वाला फोर्स बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होगा लेकिन होगा। इसी तरह से अगर मैं बार मैग्नेट को बेटा मैं गोल्ड के नज़दीक लेके आऊँ, सिल्वर के नज़दीक गोल्ड के नज़दीक लेके आऊँ, सिल्वर के नज़दीक लेके आऊँ, तो अगेन बड़ा फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। ये फोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा लेकिन होगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस विल रेपेल मैग्नेट। हालांकि ये रिपल्सिव फोर्स बहुत बड़ा नहीं बेटा, ये रिपल्सिव फोर्स बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो ये क्या कहते हैं बेटा फैराडेज लॉ है ना, ये एक तरह से वीक फेनोमेनन है, ये एक तरह से वीक फेनोमेनन है। तो आप ऐसा कह सकते हो, दिस रिपल्सिव फोर्स इज नॉट दैट मच लार्ज, दिस रिपल्सिव फोर्स is not large as Faraday's effect is a weak phenomenon। या बेटा वीक इफेक्ट ऐसे लिखता हूं बेटा। मेरे ख्याल से सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे ही ये मैग्नेट हटाओगे बेटा वैसे वापस से वही कहानी वापस से रिपीट। ये सारे के सारे जो लोकलाइज्ड करंट है ये जाना फिर से बंद, फिर से बेटा सारे जो एटम्स हैं उनका इंडिविजुअल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका जीरो हो जाएगा।
वापस से जिस स्टेडी स्टेट पे पहले थे उसी स्टेडी स्टेट पे आपस में वापस से पहुंच जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड में अगर लगाओगे तब जाके ऐसा का ऐसा होगा। बड़ा अगला पॉइंट, इफ वी पुट diamagnetic substance in some external magnetic field, क्या क्या होगा बेटा? आपने क्या क्या नोटिस किया? सबसे पहले some localized current due to motion of electrons in atom। उसके कारण क्या होगा? एटम्स के अंदर मैग्नेटिक डायपोलमेंट जनरेट हो जाएगा, जो पहले नहीं था अब हो जाएगा। Individual atoms will create small, बड़ा बहुत नहीं, small magnetic dipole moment and मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी इंड्यूस कर रहा हूं। दोनों के दोनों कैसे हैं? अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो बड़ा लिख देना, अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। अच्छी बात है बेटा। और क्या होगा? उसके कारण हमारी बेटा बार मैग्नेट के सॉरी बेटा हमारा जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। जितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी उससे कम होगी। तो आप कह सकते हो कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज लेस देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगली बात बेटा, जैसे ही बार मैग्नेट को हटाओगे वैसे ही सारे के सारे एटम का वापस से मैग्नेटिक डायपोलमेंट जीरो। वैसे बेटा सारी बेटा वही कहानी, जब तक बार मैग्नेट है तब तक एक दूसरे को वो रेपेल कर ही रहे हैं। तब तक तुम्हारी कहानी समझ में आ गई। व्हेन वी रिमूव बार मैग्नेट या फिर बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इफ वी रिमूव external magnetic field, all atoms will again have zero magnetic dipole मोमेंट। सारे के सारे बेटा जो एटम्स हैं वो वापस से जीरो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वापस से क्रिएट करने लग जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ गए इस बात को। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड को रेपेल करते हैं, मैग्नेट्स को रेपेल करते हैं। इस बात का यूज करके, अरे बेटा इस बात का यूज करके हम एक कॉन्सेप्ट या फिर बेटा हम एक चीज और डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज लेविनेशन। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होंगे वो बार मैग्नेट को या बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रेपेल करेंगे। इस बात का हम थोड़ा सा यूज करते हैं। लेविटेशन में हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हवा के अंदर उठाने की कोशिश करेंगे, बट हवा के अंदर फ्रीली सस्पेंड करने की कोशिश करेंगे। लेविटेशन इज ए कॉन्सेप्ट इन विच
diamagnetic substances can be suspended freely in air. एयर के अंदर बेटा उनको फ्रीली सस्पेंड करेंगे। कैसे? सुनना बेटा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर हमारे पास अच्छी खासी तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड हो ना बेटा, तो अपन खुद भी कर सकते हैं इसको। तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड अपन किस तरह से क्रिएट कर देना, तो अपन घर पर भी ये सारा काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए या तो हमें बार मैग्नेट चाहिए बहुत बड़ा, या फिर है ना बेटा हमें कोई ऐसा सोलेनॉइड चाहिए जो अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सके। जैसे मैं करके दिखाता हूँ बेटा, ये आपके पास लेट से कोई सोलेनॉइड है, अच्छा खासा बेटा लॉन्ग सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड टाइप कहानी बेटा इसकी। जितने अच्छे बेटा नंबर ऑफ टर्न्स हो उतना अच्छा है बेटा। इसे सारे के सारे अरेंजमेंट को बेटा मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी का ईएमएफ जितना अच्छा होना बेटा उतना अच्छा। सर क्यों? बेटा बैटरी में ईएमएफ ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, ठीक है। इस सोलेनॉइड के ऊपर बेटा जी, इस सोलेनॉइड के ऊपर मैंने एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया ऐसे। लेट्स से मैंने इसके ऊपर कॉपर रख दिया। बेटा कॉपर डायमैग्नेट था तो सही ना? था हाँ कॉपर था बेटा, ठीक। मैंने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया इसके ऊपर। सुनना बेटा, मैंने t = 0 पर इस आइडियल सोलेनॉइड के अंदर स्विच को ऑन किया तो करंट गया, ठीक है। करंट गया ऐसे 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 ऐसे। जैसे ही करंट यूं गया एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई सोलेनॉइड के अंदर, ऐसे यूं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट। ये एक तरह से बेटा हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। किसके लिए? इस कॉपर के लिए। अब कॉपर को देखो जरा, कॉपर के बारे में सोचो। कॉपर के बारे में अगर मैं सोचूं तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, अब है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी और अब मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई तो क्या कोशिश होगी? मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की। फैराडेज लॉ कहता है मैग्नेटिक फील्ड को घटाने के लिए वो खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ऊपर की तरफ। उसके कारण कॉपर के अंदर ऐसे लोकलाइज्ड करंट आ जाएंगे यूं। उन करंट के कारण ऐसे छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी ऊपर की तरफ। तो ऐसे ऊपर की तरफ एक तरीके से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे लोकलाइज्ड करंट ऐसे मैग्नेट डायपोलमेंट टाइप बन जाएंगे। करंट आएंगे यूं बेटा, वो मैग्नेट डायपोलमेंट क्रिएट करेंगे ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेंगे ऊपर की तरफ। उसके कारण ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ साउथ पोल। इसमें एक तरीके से बड़ा ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल और बड़ा नीचे की तरफ साउथ पोल ऐसे बन जाएगा इसके अंदर। किसके अंदर बेटा? इस पूरे के पूरे कॉपर के अंदर। अच्छा, ये जो सोलेनॉइड है ये तो एक तरह से बार मैग्नेट की तरह है बेटा। बार मैग्नेट तुम जानते हो, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यूं आते हैं यूं निकलते हैं। बार मैग्नेट में बेटा, बार मैग्नेट में दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे तो होते हैं, ये बड़ा फिर यूं चल के ऐसे। तो ये जो हमारा सोलेनॉइड है ये पहले से ही बिहेव कर रहा है एक ऐसे बार मैग्नेट की तरह, जिसका नॉर्थ पोल यहां पर और साउथ पोल यहां पर। ये साउथ पोल बड़ा एक दूसरे को क्या करेंगे? रेपेल। और ऊपर की तरफ आपका एक मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा, एक रिपल्सिव फोर्स लग जाएगा। अब ऑफ कोर्स ये फोर्स उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऑफ कोर्स उतनी ही ज्यादा होगी जितना करंट होगा। करंट उतना ही ज्यादा होगा जितना आपका ईएमएफ होगा। तो ईएमएफ ज्यादा रखें
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज़्यादा रखें तो मैग्नेटिक फील्ड अच्छा खासा वैसे हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अच्छा खासा होगा तो ऊपर की तरफ ये वाला फोर्स हो जाएगा। और अगर ये वाला फोर्स इतना तगड़ा हुआ कि इसकी वैल्यू इस कॉपर के mg से अगर ज़्यादा हो गई तो हमारा जो कॉपर है ये ऐसे स्पेस में उड़ जाएगा, बड़ा स्पेस में उड़ जाएगा, स्पेस में उड़ जाएगा, फिर ऊपर कहीं जाके अटक जाएगा। है क्यों अटक जाएगा? क्योंकि जैसे ऊपर जाएगा बड़ा ये फोर्स हल्का सा, दूर जाएगा तो कम हो जाएगा ना। भाई नज़दीक है तो फोर्स ज़्यादा है, मान लो कि बेटा फोर्स की वैल्यू तो आ गई लेट से 10 न्यूटन और mg मान लो लेट से 5 न्यूटन, तो कौन सा फोर्स बड़ा है? ये 5 बड़ा है, सो बेटा ये 10 बड़ा और 5 छोटा है, तो ऊपर फोर्स लग जाएगा तो ऊपर जाएगा। जैसे ऊपर जाएगा बेटा कभी ना कभी क्या होगा, जैसे ऊपर जाएगा बेटा ऑफ कोर्स ऊपर वाला तो मैग्नेटिक फोर्स थोड़ा सा घट जाएगा, जैसे वो 5 न्यूटन के बराबर हो जाएगा वहाँ जाकर वो अटक भी सकता है, ऑसिलेट भी कर सकता है, अटक भी सकता है, हम कहीं ना कहीं उसको रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा जो कॉपर है वो कहीं ना कहीं बेटा बीच में जाके हम उसको अटका सकते हैं, लेकिन तभी जब इस फोर्स की बेटा वैल्यू mg से ज़्यादा हो। तो इस तरह से हम कॉपर को हवा के अंदर लटका सकते हैं एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज योर लेविटेशन। आई होप बेटा वाली बात भी आपको समझ में आई गई होगी। कभी बेटा लेविटेशन पर कोई बात पूछें तो आप बड़े आराम से सारी बातें उसके अंदर बोल सकते हैं, जो मैंने बोली बेटा वही सारी बातें आप उसके अंदर बोल सकते हैं। आई होप इट्स ओके। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हैं तो उसके साथ क्या होता है हमें हल्का फुल्का पता लग चुका है। उसके न्यूमेरिकल्स अलग बात है, बट एटलीस्ट हमें एक बेसिक आइडिया हो चुका कि एग्जैक्टली उसके अंदर क्या क्या होगा। अब अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके साथ क्या होता है, चलिए बच्चों देखते हैं। बहुत ही लॉजिकल सा काम है, कोई बहुत ऐसे टफ काम नहीं है। सुनिएगा, मान लीजिए कि आपके पास कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, लेट्स से बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है एल्यूमिनियम, तो इसके हर एटम के पास कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा ही होगा। यही तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में खास बात थी बेटा। लेकिन हम जानते हैं कि ना जो नेट डायपोल मोमेंट होगा पूरे सिस्टम का वो जीरो होगा, क्योंकि सारे के सारे जो आपके डायपोल मोमेंट्स हैं वो रैंडमली अलाइंड है इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन विदाउट गिविंग प्रेफरेंस टू एनी डायरेक्शन। तो ऐसे में हम जानते हैं कि पूरे के पूरे सिस्टम का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो आपका जीरो है, वो आपका जीरो है। मान लीजिए कि इस एल्यूमिनियम को मैंने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, लेट्स से बेटा मैंने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। ये लीजिए मैंने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी ऐसे, इस तरह से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी ऐसे। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, आप इस बात को जानते हैं कि आपके जितने भी डायपोल्स होंगे उन पर एक टॉर्क लगेगा, उन पर एक टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क इस तरह से लगेगा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल जीरो होता है, उस टाइम पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और आपका जो डायपोल मोमेंट का जो सिस्टम है उसके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो इन सारे के सारे डायपोल्स को ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ अलाइन करने की कोशिश करेगी। प्यारे बच्चों, इस तरफ अलाइन करने की कोशिश करेगी, यू अलाइन करने की कोशिश करेगी, और ये डायपोल्स आपके इस तरह से अलाइन हो जाएंगे। अब ये एग्जैक्टली अलाइन हो पाते हैं नहीं हो तो पाते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज़्यादा है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा होगी बेटा टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा, टॉर्क जितना ज़्यादा होगा इनका अलाइनमेंट उतना ही आसान होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। बट प्रिंसिपली हम इस बात पर एग्री कर सकते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो हमारे डायपोल्स जो होंगे वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन होने की कोशिश करेंगे, और इस कारण से सबके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, यहां पर तो कैंसिल आउट हो रहे थे बिकॉज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हर तरफ अलाइन था विदाउट गिविंग प्रेफरेंस टू एनी डायरेक्शन। अब प्रेफरेंस दे दी है आपने इस तरफ, तो सबके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया इस तरफ, तो पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर एक तरह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया है इस तरफ, इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया इस तरफ। मैं इसको एक शॉर्ट मैग्नेट मान सकता हूं जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पर, साउथ पोल यहाँ पर, 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 नॉर्थ पोल यहाँ पर, साउथ पोल यहाँ पर। ये सारे के सारे जो शॉर्ट मैग्नेट्स होंगे वो ऑफकोर्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रखेंगे इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे इस तरफ। तो पूरे के पूरे रीजन के अंदर इस तरफ एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और आ गई है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और आ गई है, और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी नेट,
बेटा वो हो गई है कि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो लगा ही रखी है, साथ ही साथ उसी डायरेक्शन के अंदर आपके पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई। अब ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी जितने बेटर तरीके से हमारे डायपोल्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो पाएंगे। ऑफ कोर्स ये तो अलग अलग सब्सटेंस पर डिपेंड करता है कि उसके डायपोल कितने बढ़िया तरीके से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो पाएंगे। मैं यहाँ पर 2-3 बातें बोलूँगा बेटा। मैग्नेटिक डायपोल moments align along external magnetic field and create a net magnetic dipole moment of this पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में एक आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा, जो पहले जीरो था अब आ गया है। आप कह सकते हो कि आपके पास कोई ना कोई सिस्टम के पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया, अब वो जीरो नहीं है। और ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सिस्टम के पास आया है, ये बेटा आपकी जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके पैरेलल आया है। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके पैरेलल आया। अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आया तो ऑब्वियस बात है कि जो आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आई है। तो जो आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये भी आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आई है। इस कारण से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई है उसकी वैल्यू हो गई बड़ा ऑफ कोर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो मैं मैग्नीट्यूड वाइज बड़े आराम से कह सकता हूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ कोर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसका अर्थ तो ये हुआ कि अब जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा है। बड़ा याद कीजिए, आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर वाले पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कम थी। यहां पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा है। ये एक बड़ा अंतर है, ये बड़ा एक बड़ा अंतर है। अंतर आपको बड़ा समझ में आ गया होगा। कारण भी बेटा मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग के अंदर सेट भी हो गया होगा। मैंने हर चीज़ कारण के साथ बताई है, मैंने ऐसे नहीं बेटा कि चलो याद कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। हर चीज़ मैंने कारण के साथ बताई कि आपको याद करना भी आसान रहे। अल्टीमेटली तो याद ही रखना है, क्योंकि इसका सवाल तो जेईई में पूछेंगे। फिर भी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं लॉजिकली सारी की सारी बात अगर बताऊँगा तो याद रखना आपके लिए आसान रहेगा। यहाँ तक बड़ा बात समझ आ गई। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होगी। अच्छा चलिए, अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मान लीजिए बेटा कि आपके पास ये है बिस्मथ। बिस्मथ बेटा तुम जानते हो कि हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और ये है बेटा हमारा लेट्स से टाइटेनियम। बेटा टाइटेनियम हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक। इसके पास में लेट्स से बेटा मैंने इसके पास में कोई मैग्नेट रख दी, इस तरह से बेटा कोई मैग्नेट रख दी। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ठीक। अब हम जानते हैं कि इसके कारण बेटा कुछ ना कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आएंगे। यू आएंगे, यू आएंगे, यू आएंगे, यू आएंगे, यू आएंगे। बाहर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा होंगी और अंदर बेटा आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कम होंगे। देखा बेटा आपने, यहां पर लाइंस ज्यादा हैं, यहां पर लाइंस ज्यादा हैं, यहां पर लाइंस कम हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कम होगी। यही हाल बेटा मैं यहां पर देखूं
मान लीजिए कि मैंने इसके साथ में आस पड़ोस में कोई मैग्नेट ऐसे रख दी जिसका नॉर्थ पोल यहां पर और साउथ पोल यहां पर, ये लो बेटा, ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आ रहे हैं। जैसे ही मैं इस टाइटेनियम के अंदर देखूंगा तो बड़ा यहां पर आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की जो वैल्यूज हैं, जो बड़ा लाइंस हैं, वो ज्यादा आ जाएंगी बेटा, ज्यादा आ जाएंगी। बाहर बड़ा वापस से वही, यहां पर और यहां पर नंबर ऑफ लाइन सेम होंगी, यहां पर नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गई। क्यों बढ़ गई बेटा? क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है थोड़ी सी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि बेटा ये आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या फिर आपकी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को रिपेल करता है और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है बेटा वो अपनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को या मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है। तो आप एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये वाला लाइन थोड़ा हम लिख भी चुके हैं शायद। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रेपेल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, बड़ा रेपेल करेगा तो अंदर से कम जाएंगी, ठीक है। बट हमारे जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, वो बड़ा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को अट्रैक्ट करेंगे। सिंपल। एक छोटी सी बात और, हमारे पास ये जो बड़ा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आया है, ये लीजिए बड़ा आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये बड़ा आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, मैंने इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगा दिया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगाने के लिए लेट से बड़ा मैंने पास में एक बड़ी सी ऐसे मैग्नेट रख दी जिसका नॉर्थ पोल यहां पर और साउथ पोल यहां पर। इस नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड आई ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड आई ऐसे, तो इस रीजन के अंदर छोटे छोटे मैग्नेटिक डायपोल्स बन गए, छोटे छोटे ऐसे मैग्नेटिक डायपोल्स बन गए। मैग्नेटिक डायपोल्स तो पहले ही थे, लेकिन ये डायपोल्स अलाइन हो गए किस तरफ? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। कितने बढ़िया तरीके से अलाइन हो पाएंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात बेटा। अब हुआ क्या कि यहां पर ऑफ कोर्स नॉर्थ पोल, यहां पर साउथ पोल, ये बेटा आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ये आपका साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ। ये जो साउथ और नॉर्थ होंगे ये बड़ा नजदीक नजदीक होंगे, कैंसिल। ये साउथ और नॉर्थ नजदीक नजदीक होंगे, कैंसिल। ये साउथ और नॉर्थ नजदीक नजदीक होंगे, कैंसिल। ये साउथ और नॉर्थ बड़ा नजदीक नजदीक होंगे, कैंसिल। बहुत नजदीक होंगे तो मैंने सिर्फ 3 ही एटम्स दिखाएं, ऐसे तो हजारों करोड़ों अरबों खरबों एटम लगे होंगे लाइन के अंदर। तो ये नॉर्थ साउथ कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इधर ही इधर आपके पास एक नॉर्थ बच जाएगा और इधर ही इधर बड़ा आपके पास क्या बच जाएगा? साउथ। तो एक तरह से हमारे जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, वीक मैग्नेट, उतनी तगड़ी मैग्नेट नहीं जितनी बड़ा ये है, वीक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। और वो भी ऐसे जिसका नॉर्थ पोल यहां पर और साउथ पोल यहां पर। ये साउथ और नॉर्थ बड़ा एक दूसरे को क्या करेंगे प्यारे बच्चों? अट्रैक्ट करेंगे। ये बड़ा नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उसको बार मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रेपेल कर रही थी और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगी। हालांकि अट्रैक्टिव फोर्स बहुत बड़ा नहीं होगा लेकिन फिर भी होगा। तो आप लिखना चाहो तो इस बात को लिख सकते हो कि मैग्नेट अट्रैक्ट्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को बेटा हमारी जो मैग्नेट होगी वो अट्रैक्ट करेगी। सिंपल बेटा। आगे चलते हैं बेटा। एक छोटी सी बात और सुनना बेटा।
ये आपके पास ऑफ कोर्स बड़ा बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट के अंदर डायपोल्स हैं बड़ा, कोई इस तरफ है, कोई इस तरफ है, कोई इस तरफ है, कोई बड़ा ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है। और एटम्स, वैसे तुम जानते हो इस बात को कि एटम्स ऐसे तो नहीं बड़ा कोई स्टेडी स्टेट पे है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उनके पास बड़ा उतनी ज़्यादा वाइब्रेशनल एनर्जीज वगैरह होती हैं। उन एटम्स वगैरह के पास वाइब्रेशनल एनर्जीज जितनी ज़्यादा होंगी ऑफ कोर्स इनके पास बेटा वाइब्रेशनल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो डायपोल इस तरह से अलाइन नहीं होगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट टाइप कर रहा होगा डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। अगर मैं, सुनना इस बात को, आराम आराम से सुनना, अगर मैं ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी, सुनना बेटा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी उतने बेटर तरीके से आपके जो डायपोल्स होंगे वो उस तरफ अलाइन हो पाएंगे। तो अलाइनमेंट उतना ही बेटर होगा, अलाइनमेंट जो होगा वो उतना ही बेटर होगा। अलाइनमेंट जितना बेटर होगा ऑफ कोर्स पूरे के पूरे सिस्टम का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है बेटा उतना ही ज्यादा होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस पूरे के पूरे सब्सटेंस का जितना ज्यादा होगा ऑब्वियस बात है बेटा आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप जैसे जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे वैसे वैसे जो आपके डायपोल्स हैं, जो एक तरह से आप ऐसा मान के चल सकते हो कि किसी और डायरेक्शन में अलाइन है, वो उतने ही बेटर तरीके से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन होना स्टार्ट होंगे। वो जैसे जैसे बड़ा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन होना स्टार्ट होंगे वैसे वैसे ऑब्वियस बात है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़ेगा और आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी और ऑफ कोर्स आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। मैं लिख भी देता हूं, आपकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ेगी। ऐसे अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता गया तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे के सारे डायपोल्स जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो जाएंगे। तब हम कहेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो मैग्नेटिकली सैचुरेटेड है। क्या है बेटा? मैग्नेटिकली सैचुरेटेड। तो एक बात और लिखना चाहो बेटा, लिख सकते हो कि इफ external magnetic field is keep on increasing, comma, a situation arrives when all the magnetic dipoles of paramagnetic substance get aligned along external magnetic field। सारे के सारे जो डायपोल्स हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो जाएंगे। इस टाइम पर आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगी और ऑफ कोर्स नेट मैग्नेटिक फील्ड भी सबसे ज्यादा होगी। इन दिस कंडीशन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड आपकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है विल बी मैक्सिमम, वो बेटा मैक्सिमम। दिस कंडीशन इज नोन एज magnetically saturated. This condition is known as magnetically saturated condition. I hope you get the point. आगे चलते हैं बेटा। चलिए बेटा, यहां पर मैं एक छोटी सी बात और डिस्कस करूंगा। देखो बेटा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आएगा। सुनना बेटा, कभी भी हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, एटम्स वगैरह, उनके पास काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, उनके पास काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी।
उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी तो उनके जो डायपोल मोमेंट हैं वो भी एक तरफ अलाइन नहीं होंगे, वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट टाइप कर रहे होंगे। जब एटम्स ऑसिलेट कर रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट कर रहे होंगे, तो ऑफकोर्स आपके जो डायपोल्स होगा वो भी इस तरह से ऑसिलेट कर रहे होंगे। और वो अगर इस तरह से ऑसिलेट कर रहे होंगे तो ऑफकोर्स बेटा इस तरफ अलाइन होना उनका उतना ही मुश्किल होगा। अलाइन होना उतना ही मुश्किल होगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उनको अलाइन करना उतना ही ज़्यादा टफ, और उनको अगर अलाइन करना उतना ही ज़्यादा टफ, तो ऑफ कोर्स आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है बेटा वो कम आएगा, और आपकी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कम आएगी, क्योंकि कम मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक्जैक्टली उसी तरफ अलाइन हो पाएंगे बेटा। बाकी मोस्टली मॉलिक्यूल्स तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहेंगे, बाकी एटम्स तो मोस्टली ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहेंगे। तो ऐसे केस में आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो भी कम आएगा, और आपको जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो भी थोड़ी सी कम आएगी अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो अगर आप किसी सिस्टम को अगर मैग्नेटिकली सैचुरेट करना चाहते हो तो टेम्परेचर कम रखो। टेम्परेचर कम रखोगे तो ऑफ कोर्स बेटा आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके जो डायपोल्स होंगे वो आसानी से अलाइन हो जाएंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ये एक मेरी राय है कि आप एक्सटर्नल थोड़ा सा टेम्परेचर कम रखें। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज, हेडिंग लिखिए बेटा, नेक्स्ट इज intensity of magnetization। बड़ा नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बेटा इसे हम आई वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। नामों के साथ साथ बेटा जो नोटेशंस है ना, इनका भी ध्यान रखना। कई बार बेटा सवालों के अंदर जो नोटेशंस होते हैं ये भी हमें काफ़ी हद तक आइडिया देते हैं कि एग्जैक्टली टर्म है क्या। किसी भी सब्सटेंस, चाहे वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो, चाहे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो, चाहे कोई मैग्नेट हो, सबके लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है कि इट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है बेटा ये? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। आपको जो मर्जी पड़े बेटा वो सब्सटेंस ले लो, लेट से उस सब्सटेंस का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो बेटा आपका m वेक्टर है। उस सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है वो बेटा लेट से आपके पास v है। तो इन दोनों का जो रेशियो है बेटा दैट इज ऑफ कोर्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सिंपल, यू नो दैट वेक्टर अपॉन स्केलर इज गोइंग टू बी ए वेक्टर। तो हमारा ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ये अपने आप में हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सर इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? बेटा वॉल्यूम कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो जो आपके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी बेटा वही आपके इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन भी होगी। इट इज ऑलवेज अलोंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये हमेशा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की तरफ होगी। प्यारे बच्चों इसकी यूनिट क्या होगी? सोचता हूं बेटा, सोचता हूं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट तो हम लोगों को याद है, जो हमें याद है बेटा वो मेरे ख्याल से सब बच्चों के दिमाग में होगी, मेरे ख्याल से एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर थी। हालांकि जूल पर टेस्ला भी थी, लेकिन चलो एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर सबसे बेस्ट थी। डिवाइड बाय वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम मेरे पास है मीटर क्यूब। ऑफ कोर्स इट्स यूनिट कम्स आउट टू बी एम्पियर पर मीटर। बड़ा ये यूनिट्स आपको याद रखनी है, ना याद रहे तो कम से कम निकालनी आनी चाहिए। बड़ा डायमेंशन क्या होगी? ऑफ कोर्स एम्पियर अपॉन मीटर। बड़ा एम्पियर तो एक तरह से करंट हो गया है, तो आई अपॉन बड़ा मीटर, तो बड़ा दैट इज L -1, IL -1। ये हो गई बेटा आपकी इसकी यूनिट। एंड इट इज वेरी सिंपल, इट इज सिंपली बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डायरेक्शन में बोल चुका हूं बेटा किस तरफ होगी? जिस तरफ आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा उसी तरफ आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी होगा। चलिए बच्चों, सबसे पहले हमें देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए बार मैग्नेट। प्यारे बच्चों, हमारे पास एक बार मैग्नेट है और उसका मुझे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालना है। लेट्स से बच्चों सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास ये कोई बार मैग्नेट है,
ऐसे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये आपके पास बड़ा कोई बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, जो नॉर्थ पोल है बड़ा वो इधर है, जो साउथ पोल है बड़ा वो इधर है। एज यू नो इट वेरी वेल कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है बड़ा वो हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है, कैपिटल एम। यहां से यहां तक की जो लेंथ है बड़ा दिस इज ऑफ कोर्स एल। बड़ा इसकी पोल स्ट्रेंथ में एक बार के लिए प्लस एम मान लूं, इसकी पोल स्ट्रेंथ में एक बार के लिए माइनस एम मान लूं। तो मैंने मेरे बालकों को सिखा रखा है, कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज सिंपली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जिस तरफ आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा उसी तरफ आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी होगी। तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विल बी लाइक दिस, और उस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि दैट इज जो भी आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसको बड़ा वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। इसका वॉल्यूम क्या होगा बड़ा, इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा बड़ा ऑफ कोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। अगर आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं दे रखा और आपको इन पोल्स की पोल स्ट्रेंथ दे रखी है तो आप बोल सकते हो कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ऑफ कोर्स पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय दोनों पोल्स के बीच का सेपरेशन। बड़ा भूलो तो नहीं हो, बिल्कुल हमने शुरुआत में कहा था कि बिल्कुल शुरुआत में मैग्नेटिज्म आपने पढ़ना स्टार्ट किया था तो किसी भी बार मैग्नेट का जो डायपोल मोमेंट है वो हमने कहा था कि पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय दोनों पोल्स के बीच का सेपरेशन अपॉन ए इंटू एल, बड़ा दैट कम्स आउट टू बी एम अपॉन ए। This is your intensity of magnetization. Direction is of course from south pole to north pole. Direction बेटा मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, direction along south to north, south से north की तरफ। और बेटा वैल्यू कितनी है? m अपॉन ए या फिर कैपिटल M अपॉन V, जैसे आपको बोलना अच्छा लगे वैसे आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे पास बड़ा एक बार मैग्नेट है, ठीक है ना। इस बार मैग्नेट का जो एरिया है बड़ा दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है बड़ा दैट इज 5 मिली एम्पियर मीटर। बड़ा यूनिट याद है ना इसकी, एम्पियर इंटू मीटर। जो हमारा साउथ पोल है बड़ा उसकी ऑफ कोर्स आएगी -5 मिली एम्पियर मीटर। मेरा सवाल बड़ा ये कि फाइंड इट्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बड़ा सिर्फ आई लिख दिया चलेगा ना, तुम पूरा लिखना चाहो नोट्स में पूरा लिखना, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बड़ा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज ऑफ कोर्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इट कैन बी रिटन एज स्मॉल m अपॉन ए। क्या मैं स्मॉल m दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। स्मॉल m मुझे दे रखा है 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर इंटू मीटर। बड़ा व्हाट इज द एरिया? एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 10 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट तुम कर ही सकते हैं। एंड इट कम्स आउट टू बी, बड़ा मेरे ख्याल से 5 ही आ गया। इट कम्स आउट टू बी 5 एम्पियर पर मीटर। ले बेटा दिस इज योर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अभी तो बेटा सिर्फ और सिर्फ किसकी लिखी है अपन ने? सिर्फ और सिर्फ बार मैग्नेट की ही लिखी है। आगे चलते हैं बेटा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। चलो बच्चों सोचते हैं, आपके पास प्यारे बच्चों एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ऐसे। बड़ा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के खूब सारे एग्जांपल हो सकते हैं। लेट्स से मैंने कॉपर ले लिया। बड़ा कॉपर, गोल्ड, सिल्वर सारे डायमैग्नेटिक थे, बिस्मथ भी था ना, बहुत सारे थे। ठीक, ये मेरे पास एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इस पूरे के पूरे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैंने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे लगा दिया। लेट्स से बच्चों इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज बी एक्सटर्नल। जैसे ही मैंने बेटा ये बी एक्सटर्नल लगा दी, बी एक्सटर्नल जब तक नहीं लगा रहा था तो किसी प्रकार के एटम के पास कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था ही नहीं।
था ही नहीं, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं था, तो ऑफ कोर्स बेटा कोई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी नहीं थी। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई बेटा, इसमें तो फैराडेज लॉ लगता है। फैराडेज लॉ क्या कहता है कि पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, अब मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, तो अंदर जो आपके एटम्स होंगे, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इस तरह से मूव करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करें, तो अंदर कुछ ना कुछ लोकलाइज्ड करंट आ जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ऐसे, तो एक लोकलाइज्ड करंट आ जाएगा ऐसे। उस लोकलाइज्ड करंट के कारण बेटा, उस लोकलाइज्ड करंट के कारण छोटे छोटे डायपोल्स बन जाएंगे, और ये जो छोटे छोटे डायपोल्स होंगे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होंगे। ये छोटे छोटे डायपोल्स बन जाएंगे, और ये छोटे छोटे डायपोल्स जो होंगे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होंगे। पहले नहीं थे, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तब बेटा कोई डायपोल नहीं थे, अब डायपोल आ गए। यही तो डायमैग्नेटिक में खास बात थी। मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे के पूरे सिस्टम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर ये तो छोटे छोटे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स हैं, इन सबको मैं ऐड कर दूंगा और इससे मेरे पास नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूरे पूरे सिस्टम का आ जाएगा। गौर कीजिएगा बेटा कि आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया है वो इधर की तरफ आया है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आया है। तो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नहीं आया है बेटा, उसके अपोजिट आया है। अगर आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर इधर की तरफ आया है तो ऑफ कोर्स आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी इधर की तरफ ही आएगा, बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज ऑफ कोर्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जिस तरफ आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसी तरफ आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो आप कह सकते हो कि हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नहीं बेटा, उसके अपोजिट होगा। सॉरी वेक्टर तो लगा दो तो डायरेक्शन की बात करोगे। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज अपोजिट to external magnetic field in diamagnetic substance। यहां तक बेटा मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई। यहां तक बेटा सारी बातें समझ में आपको आई गई होंगी। अब यहां पर एक छोटी सी बात और, ये जितने आपके सारे के सारे डायपोल्स हैं वो एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं इस तरफ। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, नेट मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऑफ कोर्स आएगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड माइनस आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये बात तो बेटा तय है कि आपके पास जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसमें से आप अपनी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को माइनस कर देना, क्योंकि बेटा दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इससे हमारे पास आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी अंदर वाली। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिवियल सी बात बोल रहा हूँ बेटा, ट्रिवियल सी बात बोल रहा हूँ, सुनना बेटा। आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उतनी ही ज्यादा होगी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जितनी ज्यादा होगी ऑफ कोर्स आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है किसके कारण, इन डायपोल्स की वजह से तो है। ये डायपोल्स मोमेंट जितने ज्यादा बड़ा ऑफ कोर्स आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उतना ज्यादा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उतना ज्यादा, तो बड़ा ऑफ कोर्स आपके इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही ज्यादा। आप यहां से कह सकते हो कि आपकी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और यहां पर आप एक फॉर्मूला बोल सकते हो कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स आई। ये जो कांस्टेंट है बेटा, दिस कांस्टेंट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ, ओह सॉरी क्या बेटा, दिस म्यू नॉट इज नोन एज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। It is permeability of free space। ये बड़ा हमारे फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी है। इसकी वैल्यू भी बड़ा हम लोगों ने पहले लिख रखी है, इट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ बड़ा जो भी आपकी SI यूनिट है उसमें। दिस इज द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो हुआ क्या, मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आ गया आपको। अब हुआ क्या, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई इस तरफ, ठीक है बेटा। आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी आई, लेकिन ऑफ कोर्स बेटा आई इस तरह से अपोजिट। तो आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इस पूरे के पूरे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर वो इधर की तरफ आई, और उस नेट मैग्नेटिक फील्ड की बेटा वैल्यू आ गई है बी एक्सटर्नल माइनस बेटा आपका बी इंड्यूस्ड। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अब आई है अंदर किसके, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के, उसकी वैल्यू आ गई है आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड माइनस बेटा बी इंड्यूस्ड की वैल्यू कितनी है बेटा, बी इंड्यूस्ड की वैल्यू है म्यू नॉट इनटू आई।
बड़ा कितनी वैल्यू है, म्यू नॉट इंटू आई। हमारी उम्मीद भी ये थी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से छोटी आएगी, और आप देख पा रहे हो कि बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से छोटी आ रही है। और कितनी छोटी आ रही है, म्यू नॉट इनटू आई। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जितना ज़्यादा होगा बेटा आपकी मैग्नेटिक फील्ड ये जो अंदर वाली है ये एक्सटर्नल वाली से उतनी ही कम होगी। पैरामैग्नेटिक में जस्ट इसका उल्टा होगा, बेटा हेडिंग लिखेगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन of paramagnetic substances. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, चलिए बच्चों सुनते हैं। ये रहा बेटा आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर मैंने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई तो इंडिविजुअल एटम्स के पास डायपोल मोमेंट्स हैं, बट दे आर अलाइंड इन रैंडम डायरेक्शन, सो देयर नेट इज ऑफ कोर्स जीरो। बट मैंने जैसे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही सारे के सारे जो डायपोल्स हैं वो अलाइन होने की कोशिश करेंगे। किस तरफ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन होने की कोशिश करेंगे। जैसे बेटा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन होने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियस बात है कि सारे के सारे छोटे 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 मैग्नेट्स की तरह बिहेव करने लगे। ऐसे मैग्नेट्स जिसका नॉर्थ पोल यहां पर, साउथ पोल यहां पर, नॉर्थ पोल यहां पर, साउथ पोल यहां पर, नॉर्थ पोल यहां पर, साउथ पोल यहां पर, नॉर्थ पोल यहां पर और साउथ पोल यहां पर। तो एक तरह से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, तो आपकी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस तरफ क्रिएट होगी। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, बार बार कर रहे हैं। मेन मुद्दे पे आता हूं बेटा, छोटे छोटे डायपोल्स हैं, इसका डायपोल, इसका डायपोल, इसका डायपोल, इसका डायपोल, पूरे के पूरे सिस्टम का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा ये ऑफ कोर्स उन सारे के सारे जो डायपोल मोमेंट्स हैं उन सबका सम होगा। ये डायपोल मोमेंट जो है बेटा आपने इस बार नोटिस कर लिया होगा कि इस बार ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट नहीं है बेटा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है। जिस तरफ आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरफ आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। जिस तरफ आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसी तरफ आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। तो इस बार आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है। इस बार बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है। मैं आपसे पूछूं कि अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो मेरे प्यारे बच्चे जवाब देंगे। मेरे प्यारे बच्चे क्या जवाब देंगे कि सर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होगी, एक्सटर्नल तो है ही है, हमने भी क्रिएट की है उसी डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की मैंने उसको बोल दिया बी इंड्यूस्ड। अब छोटी सी बात और, ये जो आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये उतनी ही ज्यादा होगी जितने आपके ये छोटे छोटे डायपोल मोमेंट्स होंगे। जितना आपका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा ऑफ कोर्स आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी तो ज्यादा होगा। तो आप कह सकते हो कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और फिर से बेटा मैं वही फॉर्मूला बोल रहा हूं कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई। और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ गई है बेटा वो आ गई है बी एक्सटर्नल प्लस म्यू नॉट इनटू आई। वहां बेटा मैग्नेटिक फील्ड हल्की सी कम आई थी, कहां, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में। इस बार बेटा आपकी मैग्नेटिक फील्ड हल्की सी ज्यादा आई। आई होप इट विल वर्क फॉर यू। आगे चलते हैं बेटा, एक टर्म अपन और डिफाइन करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। बेटा ये नोटेशंस भी इंपॉर्टेंट है। कई बार बेटा नामों में बच्चे कंफ्यूज आते हैं, नोटेशंस में बच्चे कंफ्यूज नहीं होते। बट नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। हमने अभी तक ये देखा कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड थी बी जो थी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दो, जैसे बेटा तुम मैग्नेटिक इंडक्शन बोल दो या फिर बेटा फ्लक्स डेंसिटी बोल दो, बहुत सारे शब्द अपने यूज कर रखे थे। जो हमारा बी वेक्टर था वो इस बात पर डिपेंड करता था कि मीडियम क्या है। मैं एक बार के लिए ऐसे बोल दूं कि जो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी जो है ये हम जानते हैं कि इट इज मीडियम डिपेंडेंट। और ये मीडियम डिपेंडेंट है, ये हमने अभी सीखा है, जस्ट अभी सीखा है। और हमने ये सीखा है कि जो भी आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे उनके अंदर आपकी जो मैग्नेटिक इंडक्शन की जो वैल्यू है ये कम आएगी,
और आपके जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे उनके अंदर आप जितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर आएगी। इसका मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन बी वेक्टर जो है ये डिपेंड करता है मीडियम पर। सो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक इंडक्शन बी वेक्टर इज मीडियम डिपेंडेंट। हम मैग्नेटिक इंडक्शन जैसा सा ही एक और टर्म डिफाइन करना चाहते हैं जो मीडियम पर डिपेंड ना करें। ये जानबूझ के हम ऐसा कर रहे हैं, ये जानबूझ के हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि एक ऐसी टर्म भी डिफाइन कर लें जो मीडियम पर डिपेंड ना करें। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन बी जो है ये तो मीडियम पर डिपेंड करती है। हम जानबूझ के ऐसी टर्म डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जो मीडियम पर डिपेंड ना करें, और जो मीडियम पर डिपेंड ना करे बेटा दैट क्वांटिटी इज नोन एज योर मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। पूरा बोलना बेटा मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हमने इस तरह से डिफाइन किया है कि इट डजंट डिपेंड ऑन मीडियम। ये कभी भी बेटा मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगी, बेटा मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगी। सर कैसे डिफाइन करोगे? चलो मैं करता हूं डिफाइन। मैं एक बार एयर में डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, सुनना बेटा। मान लीजिए एयर में किसी पॉइंट पर, लेट्स से किसी पॉइंट पर आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन आपके पास है, लेट्स से बी वेक्टर। तो इस पॉइंट पर आपका जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर है उसको हम डिफाइन करेंगे हमेशा हमेशा जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है डिवाइड बाय एयर की परमिएबिलिटी। बेटा एयर की परमिएबिलिटी मेरे प्यारे वाले किडोज जानते हैं कि म्यू नॉट होती है। बेटा क्या होती है? म्यू नॉट। बेटा क्या होती है? म्यू नॉट। इसी तरह से कोई अगर और मीडियम हो गया, अगर कोई और मीडियम हो गया, बेटा लेट्स से एयर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट थी तो मैंने बी नॉट लिख दिया। मान लीजिए बेटा कोई और मीडियम है, उस मीडियम के अंदर ऑब्वियस बात है कि मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर बेटा जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी वेक्टर है बेटा वो कुछ और होगा, मैंने उसको बी वेक्टर लिख दिया। इस मीडियम के अंदर आपकी जो परमिएबिलिटी है वो है म्यू, जिसको आप म्यू नॉट इंटू म्यू आर भी लिख सकते हो। बेटा म्यू आर याद है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी। बेटा क्या? रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो इस पॉइंट पर हम लोग एच वेक्टर डिफाइन करते हैं। बेटा एच वेक्टर मतलब आपका बेटा वापस से वही क्या, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इज सिंपली डिफाइंड एज कि इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है डिवाइडेड बाय बेटा आपका इस मीडियम का म्यू, या फिर बेटा दैट इज बी वेक्टर अपॉन बेटा म्यू नॉट इनटू म्यू आर। ये बेटा आपका एक तरह से एच आ गया। तो आप सिंपल शब्दों में ऐसा कह सकते हो कि सर मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है ये बेसिकली मैग्नेटिक इंडक्शन पर यूनिट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम है। दूसरा मीडियम है तो उसकी परमिएबिलिटी रख दो, एयर है तो उसकी परमिएबिलिटी रख दो, जो भी आपका मीडियम है उसकी आप परमिएबिलिटी रख दो। तो आप बड़े आराम से इत्मीनान से वाली बात कह सकते हो कि सर मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इज मैग्नेटिक इंडक्शन बी पर यूनिट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ये जो रेशियो आएगा बेटा, ये जो रेशियो आएगा ये रेशियो कभी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। सर ऐसा कैसे? आपने मीडियम के म्यू से डिवाइड किया फिर भी डिपेंड नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू बेटा मान लो कि म्यू नॉट से दुगनी है, तो ऐसे केस में कहो कि मैग्नेटिक फील्ड भी दुगनी होगी और आपका बेटा जो म्यू है वो भी दुगना होगा। वो दुगना दुगना क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा। आपके बेटा जो एच वैल्यू है दोनों मीडियम में सेम आ जाएगी। मैं करके दिखाता हूं, आप चिंता मत कीजिएगा। आपको मानने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी लेकिन करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बेटा मैं दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेता हूं। पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं बायोट-सैवर्ट्स लॉ का। सुनना बेटा, बायोट-सैवर्ट्स लॉ एयर या वैक्यूम की कहानी है बेटा। अरेंजमेंट इस तरह का है कि ये रहा बेटा कोई ना कोई क्यू चार्ज, इसके पास बड़ा वेलोसिटी है v, और यहां से r वेक्टर दूर कोई पॉइंट b है, कोई पॉइंट है बेटा। इस पॉइंट पर मुझे कहा गया है कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड b लिखो।
या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन लिखो। मेरे बच्चे बोले सर तैयार है, फॉर्मूला मुझे आपने सिखा रखा है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट क्या है? इस मीडियम की परमिबिलिटी अपॉन क्यू इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर रेज टू पावर 3। सर इस पॉइंट पर हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर क्या होगा? बेटा यहां पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर तेरे पास होगा, जो भी मैग्नेटिक इंडक्शन बी है उसको इस मीडियम के परमिबिलिटी से डिवाइड कर दो। ये तो एयर है, एयर की परमिबिलिटी तो म्यू नॉट ही है। जैसे ही मैंने डिवाइड किया इट कम्स आउट टू बी ऑफ कोर्स 1/4 पाई या फिर q अपॉन 4 पाई इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर रेज टू पावर 3। ये मेरे ख्याल से मामला क्लियर। अगर मैं दूसरा मीडियम ले लूं बेटा, लेट से ये आपका क्यू चार्ज, इसके पास वेलोसिटी, और ये बेटा ऐसा कोई मीडियम है जिसकी परमिएबिलिटी है म्यू, जिसको मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर क्या है? इस मीडियम की रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये बेटा मेरे पास कोई एनी अदर मीडियम आ गया। फिर से सेम कहानी, फिर से मुझे आर वेक्टर इस पॉइंट पर बड़ा मैग्नेटिक इंडक्शन बी वेक्टर भी लिखना है और सारे काम करने हैं। अभी करते हैं। पहले बेटा बी वेक्टर लिखाओ। मेरे बच्चे बोलेंगे सर बी वेक्टर विल बी, बायोट-सेवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला लगा दो। लेकिन बायोट-सेवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला लगा दोगे, लेकिन म्यू किसका यूज करोगे? यहां पर तो म्यू नॉट यूज किया था। म्यू नॉट तो बेटा किसका था? एयर का। ये मीडियम चेंज, तो म्यू नॉट यूज नहीं करना है, इस मीडियम की परमिबिलिटी, तो म्यू अपॉन 4 पाई इंटू क्यू इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर रेज टू पावर 3। आप देख सकते हो इट इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर अपॉन 4 पाई इंटू क्यू इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर रेज टू पावर 3। क्या ये वाला बी और ये वाला बी सेम है क्या? मेरे बच्चे बोले ना सर ये वाला बी और ये वाला बी सेम नहीं है, बल्कि इस बी के मुकाबले ये वाला बी म्यू आर टाइम्स है। इट मेक सेंस। सर यहां पर H कितना होगा? बेटा यहां पर H होगा जो भी B है उसको इस मीडियम के म्यू से डिवाइड कर दो। बेटा जैसे मैंने म्यू से डिवाइड किया, म्यू से म्यू कैंसिल, और मेरे पास बड़ा आराम से आ गया Q अपॉन 4 पाई इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर रेज टू पावर 3। बेटा चेक करना, यहां पर जो आपका H था और यहां पर जो H था एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि बेटा वो म्यू वाली टर्म तो क्या होगी? कैंसिल हो। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एयर के मुकाबले दूसरे मीडियम के अंदर हमारा जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी बी है वो तो चेंज हो जाएगा, और वो कितना चेंज होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा म्यू आर क्या है, म्यू क्या है कि नहीं। लेकिन हमारी जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर है वो चेंज नहीं होगी, बल्कि आप कह सकते हो कि सर वहां पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी म्यू आर टाइम्स है। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, यहां पर म्यू नॉट लिखा हुआ है, यहां पर म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिखा है, बाकी सारी चीजें सेम है। लेकिन जो आपकी एच यहां है बेटा वही एच आपकी यहां पर, और यही तो कारण था जिस कारण से बेटा हमको एच वेक्टर डिफाइन करना पड़ा, हमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर डिफाइन करना पड़ा। हम यही तो चाहते थे कि एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हो जो मीडियम पर डिपेंड ना करे। आई होप इट्स ओके। चलिए नहीं समझे, चलो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं बेटा, ठीक है। मेरे पास तो खूब सारे एग्जांपल हैं, एक एग्जांपल और ले लो। इस तरह का अरेंजमेंट आपके पास बेटा, मेरे पास ये एक आइडियल सोलेनॉइड, बेटा एक आइडियल सोलेनॉइड, करंट जा रहा है बेटा I, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बेटा ये है, ठीक है। बीच में वैक्यूम है बेटा, बीच में वैक्यूम है। ऐसा ही बेटा दूसरा केस है, सेम सोलेनॉइड बेटा, सेम सोलेनॉइड, डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सब सेम, सब सेम। सेम करंट, सेम नंबर ऑफ टर्न, सब चीजें सेम। करंट I है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ L है, बस सिर्फ और सिर्फ ये अंतर है कि बीच में
ऐसे, मीडियम दूसरा है। यहां पर मैंने कोई एल्यूमिनियम की रॉड इंसर्ट कर रखी है ऐसे बीच में, एल्यूमिनियम की रॉड इंसर्ट कर रखी है ऐसे। दीज आर टू आइडियल सोलेनॉइड्स। और एल्यूमिनियम का मुझे रिलेटिव परमिबिलिटी दे रखी है, रिलेटिव परमिबिलिटी देखिए म्यू आर। मेरा सवाल आपसे बहुत ही सीधा सा है। मेरा सवाल ये है कि दोनों केसेस के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन बी बताओ। एयर वाले केस में मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा और एल्यूमिनियम वाले केस में मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा। पहले वाले केस में मैग्नेटिक इंटेंसिटी H बताओ और दूसरे वाले केस में मैग्नेटिक इंटेंसिटी H बताओ। बिल्कुल बताएंगे। एयर है, आइडियल सोलेनॉइड है, मैग्नेटिक फील्ड मेरे वाले प्यारे बच्चे जानते हैं म्यू नॉट NI। बड़ा क्या म्यू नॉट NI, ठीक है। यहां पर क्या होगा म्यू NI, मीडियम चेंज तो म्यू NI। सर एल्यूमिनियम का म्यू तो दे नहीं रखा, सर एल्यूमिनियम की तो मीडियम की परमिबिलिटी दी हुई नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, इसको आप लिख सकते हो म्यू नॉट इंटू म्यू आर। मचा दिया पन्ना। क्या ये वाला बी और वो वाला बी सेम है क्या? तो ना सर सेम नहीं है, बल्कि ये जो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन बी है इट इज म्यू आर टाइम्स जो वैक्यूम में था। अच्छी बात है बेटा। एच इस केस में कितना आएगा? एच आएगा इस मीडियम में बी कितना है डिवाइड बाय इस मीडियम का म्यू नॉट कितना है, आ गया NI। यहां पर क्या होगा इस मीडियम का बी कितना है डिवाइड बाय इस मीडियम का म्यू। इस मीडियम का बी कितना है, इस मीडियम का बी है म्यू नॉट म्यू आर NI डिवाइड बाय इस मीडियम का म्यू कितना है, इस मीडियम का म्यू है म्यू नॉट इनटू म्यू आर। डिवाइड किया तो दैट कम्स आउट टू बी NI। यहां पर और यहां पर आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी H वेक्टर सेम है, वो मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रही। हाँ आपकी मैग्नेटिक इंडक्शन भी जो है, जो एक तरह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी वेक्टर तो बोलते थे, वो बड़ा आपकी चेंज हुई है, लेकिन आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी H बड़ा चेंज नहीं हुई है। नाम से याद रख लिया करो H और B से, बड़ा बाकी जो नोमेनक्लेचर है वो तो बड़ा कंफ्यूजिंग है ही है, अलग अलग जगह अलग अलग शब्द भी यूज कर लेते हैं, लेकिन H और B बड़ा आपका वही रहेगा। आई होप इट्स ओके। यहां से मुझे H के बारे में एक बात और पता लगी है कि H जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ऑफ कोर्स B वेक्टर है तो H भी वेक्टर है। इसकी यूनिट और पता लगी है। सर कैसे पता लगी? देखो बेटा NI, N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर की तो बेटा कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन पर यूनिट लेंथ, लेंथ की होती है मीटर। ऊपर आ गया करंट, नीचे आ गया मीटर, तो इसकी यूनिट हम कह सकते हैं कि एम्पियर पर मीटर। I की यूनिट भी यही थी, जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन था ना, उसकी यूनिट भी यही थी। हो सकता है कोई रिलेशन हो इनके बीच में। कोई मुझसे पूछे सर डायमेंशन क्या होगी? ऊपर तो करंट है बेटा, नीचे है मीटर है, तो IL-1। अरे यही डायमेंशन तो हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की थी, यही तुम्हारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की थी बेटा, सेम थी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।